नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करके, विचार परिवर्तन, करुणा से ओतप्रोत संवेदनाएं, व्यक्तित्व में संयम और कार्यक्रम में आदर्शवाद की। देखिए, हम आज जो यहाँ पे आए हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं बच्चों के साथ में। पर्टिकुलरली अपने बच्चों को ही मैं एड्रेस करती हूँ। तो आज का जो समय है वो सब कुछ होने के बावजूद, इतनी संपन्नता, इतनी औद्योगिक उन्नति होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सभी के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। रामायण में कहा गया है, प्रथम सुख है निर्मल काया, द्वितीय सुख है पास में हो माया, तृतीय सुख गुणवंती नारी, चतुर्थ सुख है पुत्र आज्ञाकारी। आज के ज़माने में ये चारों का क्राइसिस है। प्रथम सुख है निर्मल काया, किसी का शारीरिक शरीर स्वस्थ नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। द्वितीय सुख है पास में वो माया, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, पास में रहता ही नहीं है, तो ये द्वितीय सुख की भी क्राइसिस है। तृतीय सुख है गुणवंती नारी, पारिवारिक संबंध जो है और अपने पूरी निपुणता के साथ अपने को समर्पण करके एक आदर्श परिवार बनाना, इसका भी सबके भाग दौड़ में कहीं ना कहीं कुछ कशिशें रह जाती हैं। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो आज के वयस्क बच्चे अपने माता पिता की कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, ये हमारे सभी के सामने वो चीज़ प्रस्तुत है। तो चारों में से कोई भी सुख नहीं है। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें विनाश को विकास में परिवर्तित करना है। हमारे पास सभी साधन है। सतयुगों में इतने साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मनुष्य के विचार में बहुत सुख शांति समृद्धि परिवार में होती थी। लेकिन आज सभी भौतिक विकासों के बावजूद भी इन चीज़ों की कमी है। तो हमको क्या है, इस भावी पीढ़ी को संभालना है, इनको समझाना है। इनको सिर्फ हमें शिक्षा ही नहीं, विद्या भी देनी है। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा को कहा जाता है अन्नपूर्णा है। शिक्षा अगर आपकी अच्छी है तो आपको जीवन में भौतिकता की कमी नहीं होगी, भौतिक सुख साधनों की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप में विद्या है तो वो क्या है? विद्या अमृत की वर्षा करती है। अल्प में भी आप बहुत सुखी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि विद्या पर भी बराबर का ध्यान देना होगा। पहले के गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा और विद्या दोनों ही शामिल होता था। अभी के ज़माने में, अभी के प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हम इतने दौड़ने लगे हैं कि हम सिर्फ शिक्षा को ही समझने लगे हैं और विद्या को धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारे कष्ट का पहला कारण है। हमने जो कहा, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पे हम जितना भी खाद पानी अच्छे क्वालिटी का बीज डालें, लेकिन अगर उसकी उर्वरकता सही नहीं है, उसमें एसिड रेन हो किसी भी वजह से उसमें इतनी नमक की मात्रा हो गई है मिट्टी में, तो उसमें कोई भी उर्वरकता शक्ति बची ही नहीं है। तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारा सही बीज, हमारा सही परिश्रम, हल चलाना, खाद डालना, बीज डालना, पानी डालना एक अच्छी उपज के रूप में मेरे सामने वापस आएगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको अपनी मिट्टी को सुधारना होगा, मिट्टी को देखना होगा। तो हमारा मिट्टी कौन है? हमारे जो बच्चे हैं, कल के जो भविष्य हैं, उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हैं, ताकि जो हमारा विनाश की तरफ जा रही है, अब देखिए, प्रकृति को संभालने के लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, भूमिका तो देनी पड़ेगी आगे का क्लासेस के लिए, कि हमको प्रकृति को समझने के लिए 3 जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो बहुत ही कंपलसरी है। वो 3 कौन से हैं? पशु, वनस्पति और मनुष्य। इन तीनों का एक बहुत ही आपस में समन्वय है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। वनस्पति नहीं होगा तो पशु नहीं होंगे, पशु नहीं होंगे वनस्पति नहीं होगी तो मनुष्य नहीं होंगे। तो सभी आज के जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ में कौन है? वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक जो सुख सुविधा दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन जो उन सुख सुविधाओं को प्रोवाइड करने के चक्कर में जो हमने वनस्पति प्रकृति को जो उजाड़ दिया, उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए, ये विज्ञान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग को विज्ञान असक्षम है रोकने में, सीधी शब्दों में कहा जाए तो असक्षम है। वहाँ फिर हमारी ज़रूरत है, मानवों की ज़रूरत है, उनकी सही सोच की ज़रूरत है। तो हमको जब आज हम सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे मिट्टी की उर्वरकता जरूरी है, वैसे मनुष्य का स्वस्थ होना जरूरी है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अस्वस्थता 4 प्रकार की होती है। शारीरिक अस्वस्थता जो नज़र आता है, चेकअप से समझ में आ जाता है, या मानसिक अस्वस्थता, सामाजिक अस्वस्थता और स्पिरिचुअल धार्मिक आध्यात्मिक अस्वस्थता। तो आज ये चारों बीमारियां हर एक मनुष्य को जकड़ी हुई है।
कोई भी व्यक्ति, आप किसी का भी टेस्ट करा लो, चाहे वो बच्चा हो बुरा हो, कोई भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं निकल के आ रहा। मानसिक जो बीमारियां, चिंताएं तो सभी को है, डिप्रेशन तो सभी को है, टेंशन तो सभी के, एग्जाइटी, छोटे छोटे बच्चों का एग्जाम के पहले फोबिया देखिए, उनका रातों का नींद उड़ जा रहा है, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करना है कि हमें इतना नंबर लाएंगे तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, हर तरह की कोशिश में वो लगे रहते हैं। तो ये जो हम आज चर्चा करेंगे, तो चारों तरह के स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी स्वास्थ्य। जब सामग्रिक हम स्वस्थ होंगे तभी हमसे कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो उसकी बुनियाद को सुदृढ़ करने के लिए हमें कुछ संकल्पों को ग्रहण करना होगा, और हम अपने बच्चों से आग्रह करते हैं कि 2-4 संकल्प, हो सकता है मैं आपको बाद में एक एक पॉइंट को अच्छे से एलेबोरेट करूँ नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज हम 2-4 बातें आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारा सत्संकल्प क्या है? हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि हमारा धर्म, कोई भी धर्म हो, जो धर्म शिक्षा देती है ना, वो हमेशा ही शाश्वत शिक्षा होता है, वो हर युग में, हर समय में, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। तो हम जो बोलते हैं ये सब बेकार की चीज़ें, वो नहीं है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य 4 है, मैंने आपको बोला ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये चारों का हमें रक्षा करना है। तो कैसे करेंगे? नियमितता द्वारा। हमारा रूटीन सही होना चाहिए, उठने का, सोने का समय, खाने पीने का समय, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। स्वाध्याय नियमित रूप से करनी होगी, और सत्संग मतलब अच्छी बातचीत, अच्छी चर्चा हमको रखनी होगी, तब जाकर के हमको मन को हम दुर्भावनाओं और कुविचारों से बचा सकेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करते रहना होगा। ये चारों पे मैं एक एक वीडियो अलग अलग से बनाऊंगी, आप जस्ट नटसेल में आज समझ के रखिए। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। हम समाज से कभी भी अच्छे, समाज में हम वनस्पति को भी शामिल करेंगे, समाज में हम पशुओं को भी शामिल करेंगे, और इन सभी के सामग्रिक विकास से ही मनुष्य का विकास हो सकता है। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि हम ही पूरे समाज को कैसे बदल सकते हैं? हम बदले ना। हम मधुरता का व्यवहार, स्वच्छता को अपने अभ्यास, सादगी को जीवन का आदर्श और सज्जनता अपनाएंगे, तो हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, 99% लोग वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। हो सकता है 2-4 अपवाद हो तो वो उनको रहने दीजिए, उनसे हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए सफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताएं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। बहुत बड़ी गाड़ी है किसी की, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना लिया है किसी ने, बहुत सुंदर जीवन यापन है उसका, तो उससे हम उसकी मर्यादा को बहुत करने लगे कि नहीं वो तो बहुत सफल व्यक्ति है। सफल व्यक्ति, सफलता हमेशा इन चीज़ों से नहीं होती है। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। कभी भी वो चीज़ हमको दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए जो हमें अपने के लिए। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। हमारे समाज में एक हो गया है ना कि अरे उसने उसके साथ बात कर लिया तो नहीं, बात हम क्या कर सकते हैं। आपने महात्मा गांधी का अपना कसौटी पे जांच आपने पढ़ी होगी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया खुद को ये विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैं अपनी निष्ठा में पूर्ण हूँ। तो नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। आप किससे मिले किससे न मिले वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। संसार में सत्वृत्तियों को पुनः प्रसार के लिए और अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। हाँ, इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने अपने आप में डूब चुके हैं कि हमारी जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं ये हम भूलते जा रहे हैं। हमारा एक अंश जो है ना, हम जो कमाते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो पकाते हैं, उसमें सभी का अंश है। उसमें पेड़ पौधों का भी है, उसमें हवा पानी का भी है। वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। जीव जंतुओं का भी है, गरीब और असहाय लोगों का भी हमारा अंश है। वो हमारी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी में हमारी ड्यूटी है, बिल्कुल करनी है, देनी है। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। अगर हम कोई दान कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं जो हमें करनी ही करनी है। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। हमेशा एक हम लकीर के फकीर बने रहे। हमारे दादाजी ऐसे
विवेक, समय जिस तरह से बदल रहा है उस समय से अपने विवेक से काम लेना है, शिक्षा विद्या को इस्तेमाल करना है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आज किसी को पसंद नहीं आ रहा है, बोलते रहेंगे ना, कॉन्स्टेंट करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सुनेगा, एक तो होगा। ये कोशिश हमें हमेशा करती रहनी है। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के साथ हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो समय अवश्य बदलेगा, युग बदलेगा। हम बदलेंगे और 10 को बदलेंगे, हम खुद बदलेंगे और 10 को साथ में भी बदलने की कोशिश में लगे रहेंगे। हम सुधरेंगे और युग को भी सुधारेंगे, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है और इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हम करेंगे। 2% अगर कहीं पे ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स उसमें जान है, वो संभव है, हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ आइए और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।